नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए हम आपको जो है मौर्य वंश से बता रहे थे। मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है, इसके विषय में हम आपको बताए। मौर्य वंश की स्थापना करने वाले का बहुत फेमस नाम, जो अपने गुरु जो है चाणक्य की सहायता से जो है घनानंद जो अंतिम शासक था नंद वंश को, उसको जो है समाप्त करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है। इसके बाद मौर्य वंश में हम आपको बताते हुए इन सबको आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका पुत्र जो है बिंदुसार हुआ था। ठीक है, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन मतानुयायी था, और अंत में जो जाकर यह जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जो है संथारा प्रवृत्ति के माध्यम से अपनी जीवन लीला क्या कर देता है, समाप्त कर लेता है। उसी का पुत्र होता है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार होता है। और बिंदुसार किस धर्म को मानने वाला था? आजीवक संप्रदाय को मानने वाले था। और आजीवक संप्रदाय के जो प्रेरणा थे उसका नाम था मक्खल गोसल करके थे। ठीक है, अब देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसके समय में कौन आया था? मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त के समय में जो विदेशी आया था मेगास्थनीज आया था, इसका पुत्र बिंदुसार होता है। बिंदुसार के समय में कौन आया था? डायमेकस करके आया था। ठीक है, फिर इसके बाद बिंदुसार को नाम बिंदुसार इसलिए पड़ा, देखिए 1424 में लिखा गया कि जो पैदा हुआ था तो उसमें उसके जो है मस्तिष्क पे जो है बिंदु का आकार था, इसीलिए उसको बिंदुसार कहा गया। और ये जो है सर्जरी के माध्यम से पैदा हुआ था। आप सोच लीजिए उस समय सर्जरी व्यवस्था थी। ठीक है, सर्जरी करके इसको निकाला गया था, पेट मतलब चीर करके सर्जरी व्यवस्था। बिंदुसार को बिंदु था इसलिए जो है इसे बिंदुसार कहा जाता था। ये जो है आजीवक मत का अनुयायी था। इसके बाद ये जो है आपको हमने बताया था, जब इसका सीरियन नरेश से इसका संबंध अच्छा था तो इससे क्या मंगाया था? 3 वस्तुओं को मंगाया था। 3 वस्तुओं में वही बताया था ना, सूखी अंजूर, मीठी मदिरा और दार्शनिक, 2 चीज उसको मिलता है। दार्शनिक कहते हैं हमारे यहाँ भी। और इसके बाद बताया था बिंदुसार का पुत्र कौन होता है? अशोक महान होता है। जो है अशोक जो है बहुत बड़ा सम्राट था, वो जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसमें हमने आपको बताया था अशोक जो है ये जो है जब युद्ध करता, ये जो है जब जाता है तो जो है कहने का मतलब अशोक जो था वो तो जो जैन हो गया, ये आजीवक हो गया। और इसके बाद ये जो होता है जब ये कलिंग युद्ध पे जाता है, आक्रमण करता है, लाखों लोगों की हत्या होती है, फिर उसके बाद जो है 50,000 घायल होते हैं, तो इसके बाद जो है उसका हृदय द्रवित हो जाता है और वह जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद यह जो है बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अपने पुत्री जो है संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजता है? श्रीलंका भेजता है। तो आइए मौर्य वंश में कुछ जो छूटा गया था उसके विषय में हम आप जाने। मौर्य वंश में देखिए अशोक ने आजीवकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं बनवाई। मतलब अशोक ने जो है बराबर की पहाड़ियों में जो है गुफाओं का निर्माण करा। उस गुफाओं का नाम जो था देखिए आजीवकों के लिए जो है निर्माण कराया था। तो उसमें जो गुफा थी उन गुफाओं का क्या नाम था? उनका नाम था जो है कर्ज, चौपर, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। ठीक है, कर्ज, चौपर, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी ना। और इसका जो सेनापति था पुष्पगुप्त करके था, वही जो है सुदर्शन जी, हाँ पुष्पवैश्य करके था। ठीक है, क्या पुष्पवैश्य दिए हैं क्या? इसका सेनापति था पुष्पगुप्त वैश्य था। ठीक है, इसने सुदर्शन झील में क्या कराया था? निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का इसने जो है पुष्पगुप्त वैश्य करके है, पुष्पगुप्त वैश्य करके इसका सेनापति था। ठीक है, तो जो है वही जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं अशोक के जो ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद जो है अशोक जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। आप सोच लीजिए कि और जो है अशोक जो था इसने इसी शिलालेख का प्रचलन अशोक के समय में, कहने का मतलब शिलालेख, शिलाओं पे जो लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? शिलालेख। शिला माने बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, शिला होते हैं, उस पे जो लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। और शिलालेख लिखने की प्रथा जो है सबसे पहले कौन किया था? अशोक के ही समय से प्रारंभ हुई थी शिलालेख की प्रथा। ठीक है, जो है अशोक के शिलालेख की लिपि देखिए, जब वो शिलालेख लिखा तो उनकी लिपि क्या थी, किस लिपि में लिखा गया था? तो 4 लिपि थी। ठीक है, ब्राह्मी क्या थी? उसने 4 लिपि लिखी। उसकी जो है लिपि जो है ब्राह्मी क्या थी? ब्राह्मी। उसके बाद क्या थी? खरोष्टी। इसके बाद ग्रीक। इसके बाद जो है चौथी थी आरमाइक। ये 4 प्रकार की जो है पूछता है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक। ठीक है, ब्रह्मा खान गरम आलू, याद कर लीजिए, ब्रह्मा खान गरम आलू यानी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक, इनकी लिपि थी। देखिए अशोक के शिलालेख 3 भागों में थे।
देखिए जो खरोष्टी लिपि थी, खरोष्टी लिपि जो थी ये बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, हाँ खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है, दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। हमारा कहने का मतलब जिसे हम लोग बाएं से शुरू करते हैं, देख रहे हैं बाएं से शुरू कर रहे हैं ना, हम लोग बाएं से लिख रहे हैं, लेकिन जो खरोष्टी लिपि रही क्या से लिखे रहे हैं, दाएं से उर्दू लिखा जाए, उर्दू तरह से लिखा जाता है ना दाएं से, तो उर्दू यानी अशोक की जो खरोष्टी लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। उसके बाद अशोक ने जो है, इनके जो अशोक के शिलालेख थे 3 भागों में थे, ठीक है, 3 भागों में थे, उसमें जो है शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे और गुहा लेख, यानी शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा। अशोक के कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे, और स्तंभ लेख कितने थे? 7 शिलालेख थे, और गुहा लेख कितने थे? 3 गुहा लेख थे। ये पूछता है कभी। देखिए हम आपको बता रहे थे अशोक के जो है इनके शिलालेख, जो शिलाओं पे अशोक ने लिखा है उनकी भाषा क्या थी? 4 भाषाओं का उसने प्रयोग किया था, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेयिक, ये सब भाषाओं का प्रयोग किया था। और वो अशोक की जो भाषा थी, एक जो है खरोष्टी जो थी वो दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी, ठीक है, खरोष्टी भाषा जो है दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखी जाती है। और जो है इसके जो शिलालेख है 3 भागों में थे, स्तंभ लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, जो बताए हैं। शिलालेख की संख्या कितनी थी? 14, स्तंभ लेख की संख्या कितनी थी? 7, गुहा लेख की कितनी संख्या थी? 3, ठीक है। अब देखिए अशोक का जो शिलालेख था इसको सबसे पहले किसने खोजा था, ठीक है, और कौन पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को खोजने का श्रेय जो है जी पैंथलर महोदय ही 1750 में, 1750 में जो है पैंथलर महोदय जो है ये इसको खोजते हैं, किसके? अशोक के शिलालेख को 1750 में। पैंथलर याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछता है अशोक के शिलालेख को कौन खोजा था और कौन पढ़ा था। खोजने वाला का नाम है पैंथलर महोदय, 1750 में खोजे थे, और पढ़ने वाला का नाम है प्रिंस जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो है 1837 में अशोक के शिलालेख को क्या किया था? पढ़ा था, ठीक। खोजा कौन था? पैंथलर महोदय ने खोजा था, कब? 1750 में। और 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेस ने इनके शिलालेख को क्या किया था? पढ़ा था, अशोक के शिलालेख को। देखिए प्रयाग स्तंभ लेख यह कौशाम्बी में स्थित था, अकबर ने इलाहाबाद में। प्रयाग स्तंभ लेख जो था ये कौशाम्बी में था, कहाँ था? कौशाम्बी में, लेकिन इसमें लूसेंट में दिया है अकबर ने कहाँ लाके? इलाहाबाद के किले में स्थापित, क्योंकि इलाहाबाद किला कौन बनाया था? अकबर ने बनाया था। लेकिन सौरभ चौबे में देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि अकबर के शासन काल में जहांगीर ने जो है कौशाम्बी से लाके इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था, किसको? प्रयाग स्तंभ लेख को, ठीक है। आप इलाहाबाद तो नजदीकी है, आप लोग किले में गए हैं कि नहीं? नजदीकी किला, जब आप गंगा स्नान करें तो किले में चले जाइए, आपको देख लेंगे आराम से, किले मोलिया जाके देखे जाए। आप लोग जाते हैं देखते नहीं, आप जब माघ मेला में जाए पहले किले मोलिया जाइए, आपको देखिए प्रयाग स्तंभ जो है, माघ मेला ना तो चला ना देखा जाए, बाद जब मौका मिले तब मौका मिलवे करे। कहने का मतलब इनका जो प्रयाग स्तंभ लेख है इसको जो है अकबर के शासन काल में जहांगीर ने इसको जो है इलाहाबाद के किले में लाके क्या किया था? स्थापित किया था। पहले कहाँ रहा? कौशाम्बी में रहा, लेकिन के लिए आए हैं अकबर के शासन काल में जहांगीर, लेकिन लूसेंट में दिया है अकबर के, तो चलो मान लीजिए, लेकिन जैसा हो, लेकिन यह है कि अकबर के शासन काल में जहांगीर ने लाया था, सौरभ चौबे में दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब इलाके जो है, उसके बाद जो है दिल्ली मेरठ, बहुत पूछता है दिल्ली मेरठ, यह पहले मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक ने हो दिल्ली लाया, मेरठ फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। देखिए इसे हम कहते हैं जो है दिल्ली मेरठ, ठीक है। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाके वही टोपरा में लाया था, ठीक है। और प्राग वाले जो ना है अकबर के शासन काल में कौन लाया था? जहांगीर ने लाया थी, अपने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया है, ठीक है। ये क्या है? शिलालेख है। शिलालेख मतलब शिला, शिला माने पत्थर, पत्थर पे क्या हो जो लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं, ठीक है। ये सब देखिए। इसके बाद जो है कौशाम्बी में अभिलेख, कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के बगल है, कौशाम्बी के अभिलेख को जो है रानी का भी अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। कौशाम्बी का जो अभिलेख है उसे जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए सरयकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमेक भाषा का प्रयोग, कहने का मतलब उनका सरयकुना जो अभिलेख है, सरयकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमेक भाषा, में जो अभिलेख बांटे ना, में जो है ग्रीक और अरमेक भाषा का प्रयोग कौन में? सरयकुना अभिलेख में। अशोक के सरयकुना अभिलेख में ग्रीक एवं अरमेक भाषा का जो है प्रयोग किया है, ठीक है। सम्राट की
सम्राट की सहायता के लिए मतलब उस समय इनके सहायता के लिए जो है मंत्री परिषद होती थी, उसकी संख्या कितनी थी? 12-16 से लेके 20 तक थी। इनकी जो मंत्रालय था, सम्राट की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद होती थी, उसकी सहायता के लिए 12, 16 और 20 मंत्री होते थे। ठीक है, देखिए बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग जो है लिया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। अगर उससे जो नहीं देता था तो उससे मृत्युदंड का भी प्रावधान था। ठीक है, मृत्युदंड का भी प्रावधान था, 10वां भाग लिया जाता था। इनके जो सेना में देखिए बताते हैं इनकी सेना में कैसे कैसे लोग थे। इनकी जो सेना थी, इनकी सेना में जो है 50,000 क्या थे? अश्वारोही। 50,000 क्या थे? अश्वारोही, मतलब जो अश्व माने घोड़ा होता है। 50,000 इनकी संख्या थी। उसके बाद 9,000 हाथी थे। ठीक है, उसके बाद 8,000 रथ थे। ये जो है एक हाथी खियाम कितना भारी हो, 9,000 हाथी में कितना खाना खाते, कितना खिलाते होंगे लोग। उस समय इसकी सेना में जो है इतने थे 50,000 अश्वारोही, 9,000 जो है हाथी, 8,000 रथ थे। किसके? अशोक के। देखिए प्लूटार्क ने कहा है इसने 6 लाख सैनिकों को लेकर भारत को क्या कर दिया? लौटा। जस्टिन ने क्या कहा है? अशोक की सेना को डाकुओं का झुंड कहा है। कौन? जस्टिन ने अशोक की सेना को डाकुओं का झुंड कहा है। प्लूटार्क ने कहा है यह जो है 50,000 सैनिकों को, मतलब 6 लाख सैनिकों को लेकर भारत को क्या कर दिया? लौट डाला। प्लूटार्क ने कहा है। ठीक है, अशोक के सैनिकों के। देखिए सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी जो मतलब सरकारी जो भूमि को क्या कहा जाता था? सीता। सीता क्या था? सरकारी भूमि थी। और बिना वर्षा का अगर पैदावार हो जाए तो अदेवमात्र उसे कहा जाता। क्या कहा जाता था? अदेवमात्र। कहने का मतलब देव की कृपा थी। इस समझ बैठा अपने मन में कि बिना वर्षा की जो पैदा हो जाए उसे अदेवमात्र कहा जाता था, अच्छी पैदा हो जाए। कह रहे हैं सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती अदेवमात्र। ठीक है, कहने का मतलब बिना वर्षा के जो अच्छी खेती हो जाए उसे क्या कहा जाता था? अदेवमात, यानी देव की कृपा हुई तभी तो जो अच्छी खेती हुई। ऐसे आप लोग तर्क लगा के बैठा लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है इसी के समय मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज ने भारत में कितनी जातियों का वर्णन किया ये पूछता है? 7 जातियों का। अब 7 जातियों तो क्लियर हो गया। अगर आपको नाम पता हो तो कैसे आप जान जाएंगे 7 जातियों में कौन कौन थी? आइए हम आपको बताते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अशोक के जो 7 जातियां थी कौन कौन थी मेगास्थनीज के अनुसार? हाँ, मेगास्थनीज के अनुसार जो है अशोक के शासनकाल में जो 7 जाति कौन कौन थी, आइए हम बताते हैं। पहले क्या था? ट्रिक है, कौन कौन था बताओ, आप लोग तो बता दें। दार्शनिक थे। पहला क्या था? दार्शनिक। देखिए पहला क्या है? दार्शनिक थे। ठीक है, उसके बाद किसान, अहीर, सैनिक, हाँ, कारीगर थे। कारीगर और सैनिक, हाँ, निरीक्षक और सभासद। देखिए मेगास्थनीज ने 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया था। तो मौर्य वंश चल ही रहा है। मौर्य वंश के थे, अशोक था ना, वंशवत तो वही है, मौर्य वंश है ना। मौर्य वंश में हम बता रहे हैं, नहीं तीनों वंश, चाहे अशोक हो, चाहे बिंदुसार हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका वंश मौर्य माना जाएगा। ठीक है, अब कहें अशोक के ए आए रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के ओ आए रहे हैं, और बिंदुसार के डायमेकस आए रहा, इनके डायनोसियस आए रहा। ठीक है, ये सब एक शासक के काल में विदेशी आए थे। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब देखिए उसने बताया था दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, इस 7 जातियों का उल्लेख कौन करता है? मेगास्थनीज। आपके हम सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा मेगास्थनीज ने कितनी प्रकार की जातियों का उल्लेख किया था? 7 प्रकार। अगर पूछे कौन कौन रहे तो सूत्र है दकी अका सैनी सभा, दकी अका सैनी सभा। दकी, द से दार्शनिक, पहले समझ ले तब अच्छे लिख ले। दार्शनिक, दकी। देखिए दार्शनिक क्या था? दार्शनिक। दकी, द से क्या हो जाएगा? दकी से किसान। दार्शनिक किसे हो जाएगा? किसान। दार्शनिक, किसान, असे अहीर, चरवाहा और वाहा जवन रहा। ठीक बाटे। कैसे?
कारीगर। अरे सर जी अब का करे, वो मेगास्थनीज यही कहें, हमें कहा पड़ा था चरवाहा कैसे कहते हैं आखिर। तो आखिर उसमें लिखा गया है किताबों में ना, दार्शनिक यानी दकी, दार्शनिक, किसान, असे अहीर, कसे कारीगर, बैठा ले जा दकी का सैन्य सभा, दकी का सैन्य सभा चार दाई कह दे याद हो जाए, ओकरे बाद सताव जाति के नाम हो जाए, कितने प्रकार के उल्लेख के सात जातियों का उल्लेख किया है कौन, मेगास्थनीज। ठीक है, तो दार्शनिक हो गया, किसान हो गया, अहीर हो गया, कारीगर हो गया, ससे सैन्य, नि से निरीक्षक, ससे सफाजत, सब सातों जाति का नाम की ना है, एक लाइन में काम बनेंगे तो बहुत जरूरी बात याद करा, इसलिए जिसका पर्सनल विषय है उसके लिए पूछ लेगा कहाँ से, तो आपको याद होगा दकी का सैन्य सभा। ठीक है, अशोक के जो है मेगास्थनीज ने जो सात जातियों का जो है इस प्रकार, अब मेगास्थनीज जो 14 थे उसमें जो है इनके जो शिलालेख में इसमें कभी कभी पूछता है क्या क्या, पहले में प्रथम में इसने पशुबल की हत्या की है, निंदा की है, क्या की है, पशुबल की हत्या की निंदा की है। दूसरे में इन्होंने मनुष्य और दोनों के लिए, पशुओं के लिए दोनों को जो है समान चिकित्सा की क्या किया है, व्यवस्था किया है। तीसरे में जो है राजकीय अधिकारियों को आदेश देने की बात कही है। ठीक है, चौथा में जो है धर्म घोष की घोषणा की है। ठीक है, उसके बाद पांचवें में जो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित, इनका जो पांचवा से लेकर धर्म महात्माओं की नियुक्ति से संबंधित है। इनका जो छठा है, छठम जो है इसने जो है छठे में अशोक के जो छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की मतलब ही कहा है, आत्मनियंत्रण संबंधी विचार दिए हैं। इनके 14 शिलालेख है ना, 14 में तो प्रथम मैंने बताया जो भाई इनको जो है, हाँ इन पशु सबके जो है इसमें जो उसकी व्यवस्था की है, क्या कहते हैं दवा ववा समझ लीजिए, चिकित्सा जिसे हम कहते हैं। इसी छठवां और सातवां आठवां जो है, सातवां आठवां इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। इनका जो सातवां आठवां शिलालेख है उसमें क्या है, तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। और नौवां जो है इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया है, सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया है। 10वां में अशोक ने आदेश दिया कि राजा उच्च अधिकारी से हमेशा प्रजा के हित में सोचें, राजा जो है उच्च अधिकारी से किसके विषय में सोचे, प्रजा के में। 10वां में किया है। 11वें में जो है इसमें धर्म की व्याख्या की है, 11वां जो शिलालेख है इसमें क्या है, धर्म की व्याख्या की है। 12वां में जो है इसमें सभी महामंत्रों तथा सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करने की बात की, सभी महामंत्रों सभी धर्मों के विचार धर्म से संबंधित है। ठीक है, सबके जो है सम्मान की बात की है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 13वां है, 13वां आप जान रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट 13वां में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध कब भरा, 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, उसके जो है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें 5 यमन राजाओं का नाम उल्लेख है। ठीक है, अशोक 14वां था, अशोक की जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक को जो 14वां उसमें जो है धार्मिक जीवन बिताने की जो है इसने बात किया है। इसके बाद इन सबको जानने के बाद हम इसमें जो है कुछ अधिकारी होते थे, इनके समय कुछ अधिकारी थे, जिसे जो है मंत्री कौन था, मंत्री जो है प्रधानमंत्री था, मंत्री प्रधानमंत्री जो था उसे जो है प्रधानमंत्री मंत्री था। पुरोहित क्या थे, दान विभाग का। ठीक था, पुरोहित जो था क्या था, वो दान विभाग से संबंधित था। जो पुरोहित था किससे संबंधित था, वो दान विभाग से संबंधित था। उसके बाद जो है सेनापति जो था युद्ध विभाग का समझ, जो इनका सेनापति था उसकी से संबंधित, सेनापति जान ही रहे हैं कि इसका काम होता है युद्ध विभाग से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद जो है युवराज राजा का पुत्र होता था, जो युवराज था वो कौन था, आज भी कहते हैं युवराज, युवराज किसका पुत्र था, राजा का पुत्र होता था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें होता था जो है समहर्ता, समहर्ता पूछा, समहर्ता क्या था, समहर्ता जो था वो आय का संग्रहण करता था, जितना आय हो आय का करने लेते इकट्ठा करते रहे, आय का जो है संग्रह करता था, जितना आय हो कमाई मतलब आय मतलब टैक्स जितना आता था वही कौन करता था, समहर्ता जो था वो करता था। सन्निधाता क्या था, राज की कोषाध्यक्ष था, राज का कोषाध्यक्ष लेखा जोखा कौन करता था, सन्निधाता करता था। ठीक है, उसके बाद जो है प्रतिष्ठा बहुत पूछता है, प्रतिष्ठा कमिश्नर दिए हैं, प्रतिष्ठा न्याय विभाग का था, क्या था, प्रतिष्ठा जो था न्याय विभाग, जिसे हम जज कह सकते हैं। ठीक है, वो न्याय करने वाला था और सबसे ऊपर जनरल राजा था। ठीक है, प्रतिष्ठा न्याय से संबंधित था। उसके बाद नायक जो है नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। ठीक है, मंत्रिपरिषद उपाध्यक्ष थे। दंडपाल सेना का एकमात्र, सेना का सामान एकत्र करने वाला, दंडपाल जो है जैसे सेना होने जितना सामान वामान होगा क्या करते हैं, दंडपाल इकट्ठा करते हैं, कहाँ काऊ लागे कहाँ काऊ लागे सेना में, वो सबको इकट्ठा करते थे दंडपाल। दुर्गपाल क्या था, दुर्ग का दुर्गपाल, दुर्गपाल यानी दुर्ग का रक्षक, एकदम दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक था। अंतपाल जो है समीपवर्ती दुर्ग का रक्षक था। इसमें गूढ़ पुरुष की संज्ञा दी गई। गूढ़ पुरुष तो कौन थे, गूढ़ पुरुष का मतलब जानते हैं, गुप्तचर थे, कौन थे वो, गुप्तचर थे। गूढ़ पुरुष कौन थे, गुप्तचर थे। और यही जो इनकी इसमें किया है। उसके बाद जो विदेशी व्यापार व्यापार वाला बात प्रथम था, मतलब उसमें जो है कार्य और कार्य रहा, प्रथम रहा उद्योग एवं शिल्प का कार्य निरीक्षण करता था। समिति जो रही वहां उसमें समिति थी, उद्योग जो है और शिल्प का जो कार्य था उसका जो है निरीक्षण करती थी समिति। ठीक है, निरीक्षण देखभाल करती थी, निरीक्षण का मतलब यही होता है।
द्वितीय विदेशियों की देखरेख करते थे। तृतीय जो है जन्म मरण की विवरण रखा था, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर बनता था उसी हिसाब से जो है निरीक्षण रखते थे, यही सब उसमें था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो है इस वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और इसकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है। और पुष्यमित्र शुंग जो है इसकी हत्या करके किस वंश की स्थापना करता है? शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, ये रहा जो है मौर्य। इसके बाद एक दो बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आपका जो तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।